हाय एवरीवन। हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ये इस 2 पार्ट के कोर्स का दूसरा पार्ट है। हमने अब तक पूरे बड़े कोर्स में ये सब कर लिया है। एक हमने सिग्नल्स को समझ लिया है और स्पेक्ट्रल एनालिसिस को समझ लिया है। हमने सिग्नल स्पेसेस देख लिया है। ये इस कोर्स के दूसरे पार्ट के बीच में है, पर पहले पार्ट से लेकर हमने अब तक क्या क्या किया है उसका एक रिकैप इस पॉइंट पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन वीडियोस को उसी ऑर्डर में देख रहे हैं जिस ऑर्डर में ये वीडियोस बनाए गए हैं, तो अभी पिछले लेक्चर तक हमने इन्फॉर्मेशन थ्योरी की बात की थी और उसमें मैंने कहा था कि अभी हम इन्फॉर्मेशन थ्योरी के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो ऐसे क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है और इसमें इतने टॉपिक्स हैं, तो शायद ऐसा एक वीडियो आपको पिछले पार्ट में भी देखने को मिला होगा जब हमने एनालॉग कम्युनिकेशन से डिजिटल कम्युनिकेशन पर शिफ्ट किया था। तो ये कुछ हद तक वैसा ही वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे। और जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, जब मैं सभी वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगा, तो इस 2 पार्ट के कोर्स को देखने के कई तरीके हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था। तो जैसा कि इस 2 पार्ट के कोर्स को देखने के कई तरीके हैं, तो मैं इस कोर्स में उसमें जब एक बार मेरे पास सभी वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी, कौन सा वीडियो कहाँ है, मुझे कई बार रिकॉर्ड करने से पहले ये नहीं पता होता कि हमें ये टॉपिक कितनी डिटेल में बोलते बोलते मैं इस टॉपिक पर कितनी डिटेल में पता होना चाहिए, बट कई बार कोई टॉपिक ज़्यादा डिस्कस करते हुए ज़्यादा लंबा हो जाता है, कई बार कुछ वीडियोस को तोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे एक रफ आइडिया तो है कि कौन सा वीडियो कहाँ पर क्या आएगा, पर पूरी तरह से नहीं पता है। जैसे मुझे सिग्नल स्पेसिस पढ़ाते हुए लगा था कि सिग्नल स्पेसिस शुरू में ना पढ़ाकर अंत में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद पढ़ाया जाना चाहिए। वैसे ही कुछ रीस्ट्रक्चरिंग वीडियो बनाते हुए होती है। तो एक बार जब सभी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाएंगे हमारे पास इस कोर्स के, जो कि करीब टोटल इस कोर्स के 120 से 130 वीडियोस बनेंगे, तो हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि उन 120 से 130 वीडियोस को किस किस तरीके से देखा जा सकता है। नेचुरली एक तरीका तो ये है कि आप इन वीडियोस को इस ऑर्डर में देखें जिस ऑर्डर में ये वीडियोस बनाए गए हैं, पर इस कोर्स को करने के उसके अलावा भी कई तरीके हैं। एक है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्रोफेसर सलेही की जो बुक है उसको प्राइमरी रेफरेंस लेकर ये वीडियोस बनाए गए हैं। तो दूसरा तरीका हो सकता है कि जिस ऑर्डर में उस बुक के कंटेंट्स हैं, आप इन वीडियोस को उस ऑर्डर में देखें। तीसरा तरीका हो सकता है कि आप केवल एनालॉग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डिजिटल नहीं करना चाहते। एक तरीका हो सकता है आप केवल डिजिटल कम्युनिकेशन समझना चाहते हैं, एनालॉग नहीं समझना चाहते। तो इस कोर्स में बहुत तरीके हो सकते हैं। तो अंत में हम करीब आधे घंटे का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इन 2 कोर्सेज को आप किन किन तरीकों से कर सकते हैं। पर उससे पहले एक बार, अभी तक अगर आप इस कोर्स को ऑर्डर में देख रहे हैं, तो अभी तक आप उस पॉइंट पर आ गए हैं कि जहाँ पर हमने ये सब कर लिया है और हमने सिग्नल स्पेसिस कर लिया है। तो कुछ अलग ऑर्डर में किया है, बट हमने ये सब टॉपिक्स कर लिए हैं। हमने रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम प्रोसेसेस, नॉइज, ये सब कर लिया है। हमने रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, रैंडम प्रोसेसेस क्या होते हैं, नॉइज क्या होती है, ये कर लिया है। 3, हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन, AM, FM, ये सब कर लिया है। और ये देख लिया है
ये सब मैं नीचे लिखता हूँ। हमने सिग्नल्स स्पेसेस ये सब कर लिया है हमने। सिग्नल स्पेक्ट्रल एनालिसिस, सिग्नल स्पेसेस ये सब कर लिया है। दो, हमने प्रोबेबिलिटी प्रोसेसेस नॉइज ये देख लिया है। हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन देख ली है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन देख ली है। और उसके साथ साथ हमने ये समझा है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का हमने इंफॉर्मेशन क्या है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक मायने क्या है। इंफॉर्मेशन क्या है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक मायने क्या है। इसके साथ साथ हमने मैच फिल्टरिंग देखी है, समझी है। और ये देखा है कि जब हम एक बिट को, हमने केवल और केवल एक बिट की फॉर्म में ही देखा है कि जब हम केवल एक बिट को एक ट्रांसमीटर से एक रिसीवर पर भेजते हैं तब क्या होता है। तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में हमने मैच फिल्टरिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का एक बेसिक ओवरव्यू किया है, पर उस पर हम दोबारा जाएंगे अब। तो हमने ये सब देख लिया है। पर अब अगर हम एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम देखें, क्योंकि हमारा इस कोर्स का गोल इस डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन क्या है ये समझ लिया है कि ये इंफॉर्मेशन क्या है ये हमने समझ लिया है। तो सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है, रिसीव इंफॉर्मेशन क्या है, और इनफैक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन की म्यूचुअल इंफॉर्मेशन पर भी अब हम ज़्यादा नहीं तो कुछ तो बोल सकते हैं। इस पर हमें एक बार फिर से आना पड़ेगा, जो कि शायद इस पार्ट के अंत में होगा। हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एक कम्युनिकेशन का टॉपिक नहीं है, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हुए आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर लेते हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हमने डिटेल में देख लिया है, सिग्नल प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, और इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सोर्स कोडिंग हमने सिग्नल प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले टर्म में देखा था, जहां पर हमने DPCM और डेल्टा मॉड्यूलेशन की बात की थी। इस पार्ट में हमने सोर्स कोडिंग को इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जहां पर हमने हफमैन कोडिंग और एंट्रोपी कोडिंग की बात और सोर्स एंट्रोपी इस सब की बात की है। अब है चैनल कोडिंग और चैनल डिकोडिंग। इस पर हम इस कोर्स के अभी हम चैनल कोडिंग और चैनल डिकोडिंग को अभी के लिए रहने दे रहे हैं, क्योंकि चैनल कोडिंग और चैनल डिकोडिंग को समझने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का आइडिया, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, एरर्स क्यों होते हैं, एरर्स किस किस कारण से होते हैं, एरर्स कैसे आते हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो जानने के लिए हमें डिजिटल मॉड्यूलेशन और डिजिटल डीमॉड्यूलेशन को समझना ज़रूरी है। तो अब हम एक तरह से
गियर्स बदल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकली सोर्स कोडिंग के बाद मुझे चैनल कोडिंग और कोडिंग थ्योरी और ब्लॉक कोड्स ये सब करना चाहिए था, पर क्योंकि चैनल कोडिंग और ब्लॉक कोड्स को पूरी तरह से समझने के लिए कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम वो सब कर सकते हैं, पर ये सब हम क्यों कर रहे हैं वो समझने के लिए, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को अच्छे से समझना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम डिजिटल मॉड्यूलेशन और डिजिटल डीमॉड्यूलेशन को पहले अच्छे से समझेंगे। तो अभी अगले लेक्चर से हमारा फोकस डिजिटल मॉड्यूलेशन और डिजिटल डीमॉड्यूलेशन पर होगा, पर उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने सोर्स कोडिंग की थी तो हम ये समझेंगे कि डिजिटल मॉड्यूलेशन और डिजिटल डीमॉड्यूलेशन क्या है। इसके साथ साथ ही अब हमारे पास, हम बस ये जान लेते हैं कि चैनल कोडिंग सोर्स कोडेड सिंबल्स में एडिशनल बिट्स का ऐड करना है, जिससे चैनल पर होने वाले एरर्स से बचा जा सके, जिससे चैनल पर होने वाले एरर्स से बचा जा सके। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक एनालॉग वेव फॉर्म है। इंफॉर्मेशन एक एनालॉग वेव फॉर्म है। उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन है, जो कि इसे एक बिट सीक्वेंस में, इस एनालॉग वेव फॉर्म को एक बिट सीक्वेंस में बदल देती है। अब सोर्स कोडिंग इस बिट सीक्वेंस को, अगर मैं इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सोर्स कोडिंग से हम इस बिट सीक्वेंस को, या सोर्स कोडिंग एक तरीका है जिससे कि हम इस बिट सीक्वेंस को कम से कम बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी सोर्स कोडिंग से भी हमें एक बिट सीक्वेंस ही मिलता है। चैनल कोडिंग इस बिट सीक्वेंस में कुछ और बिट्स जोड़कर आपको एक और बिट सीक्वेंस देगी, तो बिट सीक्वेंस। मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन उस बिट सीक्वेंस को एक एनालॉग वेव फॉर्म में बदलेगी, जिसे कि इस चैनल पर भेजा जा सके। तो ये एनालॉग वेव फॉर्म है। ये फिर से एनालॉग वेव फॉर्म है। और डिजिटल डीमॉड्यूलेशन के बाद आपको फिर से एक बिट सीक्वेंस मिलेगा, तो जिसकी हम चैनल डिकोडिंग, सोर्स डिकोडिंग और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करेंगे। तो अभी हमारा ध्यान इस बिट सीक्वेंस को एनालॉग वेव फॉर्म में बदलने और उस एनालॉग वेव फॉर्म से वापस एक बिट सीक्वेंस निकालने पर है। तो इसका एक प्राइमरी वर्जन, या इसका एक रूप हमने पहले किया हुआ है, जहां पर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक बिट सीक्वेंस है B0, B1, ऐसे B0, B1 ऐसे, जहां पर कि nth बिट Bn है। तो मैं Bn से मैं Dn बनाता हूं, जहां पर Dn इक्वल टू 1 या प्लस ए जब Bn 1 हो, और माइनस ए जब Bn 0 हो। उससे मैंने नॉन रिटर्न टू जीरो पल्सेस किए हैं, तो मैं एक पल्स शेप GT लेकर से, मान लीजिए नॉन रिटर्न टू जीरो पल्स है, सो 0 से t की पल्स है,
टी जी टी, तो एक 0 से t की पल्स जी टी लेकर मैं एक्स टी ट्रांसमिट कर सकता हूं, जो कि डी एन जी टी माइनस एन टी है, n goes from 0 to infinity। डी एन जी टी माइनस एन टी है, जो कि n 0 से इन्फिनिटी पर जा रहा है। तो एक्स टी ये है, मैं ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूं। और हमने मैच फिल्टर के केस में देखा था कि मैं एक फिल्टर बना सकता हूं जिससे जो कि जीटी से मैच्ड हो, और उससे मैं पता लगा सकता हूं कि मैंने प्लस ए भेजा था या माइनस ए भेजा था। ये इस स्कीम को, इस मॉड्यूलेशन स्कीम को बाइनरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इस स्कीम को बाइनरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या बाइनरी पीएएम कहा जाता है। पर मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं ये कहूं कि मैं अब एक सिंबल को नहीं भेज रहा हूं, एक बार में एक सिंबल नहीं भेज रहा हूं, एक बार में मैं 2 बिट्स भेज रहा हूं, या एक सिंबल से मैं एक बिट ना भेजकर 2 बिट्स भेज रहा हूं। जैसे मैं xt को समेशन डी एन जी टी माइनस एन टी ही कर रहा हूं, इन्फिनिटी है। पर अब dn है कि -3 जब b2n -1, सॉरी b2n और 0 b2n + 1 = 0, -1 ये। तो अब मैं एक सिंबल में 2 बिट्स भी भेज सकता हूं, और जैसे मैंने मैच फिल्टरिंग की थी वैसे ही मैच फिल्टरिंग कर मैं एक बार में एक के बदले 2 बिट्स डिटेक्ट कर सकता हूं। आप 3 बिट्स भी कर सकते हैं, 4 बिट्स भी कर सकते हैं। तो पर क्योंकि एक एनालॉग वेवफॉर्म भेज रहे हैं और आप एनालॉग सिंबल ही डिटेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही मैं रिसीवर पर कर सकता हूं। ये एक एग्जांपल है, हम नेचुरली इस पर ज़रा डिटेल में बाद में जाएंगे। पर आप डीएन को ऐसे भेज सकते हैं और ऐसे ही आप डीएन को रिसीव कर सकते हैं। तो आप एक सिंबल ना भेजकर 2 सिंबल्स भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं जीटी के ऑर्थोगोनल एक दूसरी पल्स ले सकता हूं जिस पर मैं कोई और सिंबल भेज सकता हूं। तो यहां उस सिंबल को भेजने के कई तरीके हैं। मान लीजिए मैं ये डिफाइन करता हूं कि एक और तरीका हो सकता है, मैं डिफाइन करूं, मैं पल्सेस को 0 t, सॉरी ये a t, ये GT है, और या ये G1T है, और मैं ये दूसरी पल्स a -a और ये G2T है। तो आप ये दिखा सकते हैं, हम ये दिखाएंगे कि G1T और G2T ऑर्थोगोनल हैं, T/2 और T। आप ये दिखा सकते हैं कि G1T और G2T ऑर्थोगोनल हैं। अब क्योंकि G1T और G2T ऑर्थोगोनल हैं, तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं xt equals summation k goes from 0 to infinity t2n G1T minus NT और सॉरी 2k प्लस d 2k + 1 G2
टी माइनस के टी। मैं सिंबल्स को ऐसे भी भेज सकता हूँ। हम ये दिखाएंगे कि इस केस में भी मैं सभी बिट्स को वापस पा सकता हूँ। तो ये भी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही एक तरीका होगा। तो सवाल ये है कि मैं ऐसे किस किस तरीके से बिट्स को भेज सकता हूँ और उन्हें कैसे रिसीव कर सकता हूँ। तो ये सब नेचुरली अगर मैं उन्हें रिसीव कर रहा हूँ तो उनमें एरर आएगा, वो एरर कितना होगा ये सब पता करना हमारा इस मॉड्यूल का पार्ट है। तो अगले लेक्चर से हम इसी सब की बात शुरू करेंगे और जहाँ पर हमने छोड़ा था जो कि सिग्नल स्पेसिस है, और अब हमारे पास एक बिट सीक्वेंस है जिसे कि हमने एक सिग्नल पर मॉड्यूलेट करना है, तो हमने यहीं पर छोड़ा था और हम वहीं से अगले लेक्चर में बात करेंगे कि हम जो सिग्नल स्पेसिस के आइडियाज़ हमने किए थे उन सिग्नल स्पेसिस को यूज़ करके हम एक बिट सीक्वेंस को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं और उसमें एरर क्या होगा। तो इसे हम दो पार्ट्स में करेंगे, पहले ट्रांसमिशन फिर रिसेप्शन। तो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर से हम सिग्नल स्पेसिस की बात वापस शुरू करेंगे। थैंक यू।